आज हम कक्षा के नागरिक शास्त्र विषय के स्वतंत्र भारत में राजनीतिक खंड से चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां अर्थात चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक प्रसिद्ध भाषण दिया, जिसे भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। भारत की जनता आजादी के इस पल का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब भारत को आजादी तो मिल गई थी, किंतु देश के बंटवारे के साथ। आजादी के समय भारत में राष्ट्र निर्माण की 3 प्रमुख चुनौतियां उपस्थित थीं। पहली चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता की चुनौती थी, अर्थात राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौती थी। दरअसल भारत बहुत सारे धर्मों, जाति, संस्कृति तथा भाषा के लोगों का देश था। उनके बीच एकता स्थापित करना तथा उन्हें एक साथ एक सूत्र में बांधना किसी चुनौती से कम नहीं था। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। लोग लोकतंत्र का मतलब नहीं जानते थे, वे तो राजा महाराजाओं को ही अपना सब कुछ मानते थे। अतः उन्हें लोकतंत्र का मतलब समझाना, मतदाता सूची बनाना, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना किसी चुनौती से कम नहीं था। तीसरी चुनौती थी विकास की। अंग्रेजी शासन की गुलामी की वजह से हमारा देश काफी पिछड़ गया था। अब हमें तेजी से तरक्की करके आगे बढ़ना था। सीमित साधनों के द्वारा विकास की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना वास्तव में किसी चुनौती से कम नहीं था। अब आइए हम लोग थोड़ा भारत के विभाजन की प्रक्रिया के बारे में समझ लेते हैं। भारत का सांप्रदायिक आधार पर 1947 में विभाजन हुआ था। यह विभाजन भारत के इतिहास की एक भयंकर त्रासदी है। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आजादी मिली तो विभाजन के परिणाम स्वरूप एक साथ 2 राष्ट्र अस्तित्व में आए, भारत और पाकिस्तान। ब्रिटिश शासन की फूट डालो शासन करो की नीति का तार्किक परिणाम मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत मतलब 2 नेशन थ्योरी के रूप में सामने आया। इस सिद्धांत का अर्थ है कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग समुदाय हैं, उन दोनों के हित अलग अलग हैं, अतः वे एक साथ नहीं रह सकते हैं। अतः उनके लिए 2 अलग अलग राष्ट्रों की आवश्यकता है। इसके कारण 1946-47 में देश के विभिन्न हिस्सों में, विशेषकर पंजाब व पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान दंगे हुए। इसका अंतिम परिणाम 14-15 अगस्त 1947 को देश के विभाजन के रूप में सामने आया। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है, जबकि भारत में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान का समय भारत के समय से आधा घंटा पीछे है। यद्यपि सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन हो गया, लेकिन सांप्रदायिकता की चुनौती का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। इसी कारण भारत तथा पाकिस्तान के बीच आज भी निरंतर तनाव बना हुआ है। अब आइए विभाजन से उत्पन्न समस्याओं के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लें। जब कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन के ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, तो असली चुनौती भारत व पाकिस्तान की सीमा रेखा तय करना था। उसके लिए यह आधार तय किया गया कि जिन क्षेत्रों में मुस्लिम जनसंख्या अधिक है वे क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा होंगे, तथा जहां हिंदू आबादी बहुमत में है वे क्षेत्र भारत का हिस्सा रहेंगे। लेकिन इस सिद्धांत को लागू करना इतना आसान नहीं था। भारत को विभाजन के समय निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ा। नंबर 1 समस्या तो यह थी कि ब्रिटिश भारत में किसी स्थान पर पूरी तरह मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र नहीं थे। यद्यपि देश के पूर्व में बंगाल तथा पश्चिम में पंजाब सूबे में मुस्लिम जनसंख्या का बाहुल्य था। जब इन दोनों प्रांतों को मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया तो पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए, पश्चिमी पाकिस्तान तथा पूर्वी पाकिस्तान।
इन दोनों के बीच में भारत का क्षेत्र स्थित होने के कारण इन दोनों यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का आपस में कोई संपर्क नहीं था। पूर्वी पाकिस्तान बाद में सन 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्र होकर बांग्लादेश नामक अलग राज्य बन गया। अब दूसरी समस्या यह सामने थी कि सभी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पाकिस्तान में शामिल ही नहीं होना चाहते थे, अतः उन्हें मजबूर करके पाकिस्तान में शामिल किया गया। उदाहरण के लिए पाकिस्तान स्थित उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के लोकप्रिय नेता खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोधी थे तथा वे इस प्रांत को पाकिस्तान में शामिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उनकी मांग को अस्वीकार करके इस प्रांत को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है क्योंकि वे अविभाजित भारत की अफगान सीमा से लगे क्षेत्र के निवासी थे तथा गांधी जी के सिद्धांतों में विश्वास करते थे। भारत सरकार ने उन्हें बाद में भारत रत्न से भी सम्मानित किया है। अगर विभाजन के परिणाम की हम बात करें तो सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई थी। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से यह एक था। धर्म के आधार पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। लोगों को सीमा के दूसरी ओर न चाहते हुए भी जाना पड़ा। अक्सर लोगों ने पैदल चलकर यह दूरी तय की। सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया। उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अगवा करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ा। कई मामलों में यह भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर घर की बहू बेटियों को मार डाला। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। इस विभाजन में दो समुदाय जो अब तक पड़ोसियों की भांति रहते आ रहे थे, हिंसक अलगाव का शिकार हुए। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ था। सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी दोनों मुल्कों के बीच बंटवारा हुआ। अनुमान किया जाता है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा था। विभाजन की हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अब आइए हम रजवाड़ों के विलय की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ब्रिटिश इंडिया दरअसल में दो हिस्सों में बटा था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे तो दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था, जबकि दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे। इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था और इन राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता या ये कहें कि ब्रिटिश राज्य की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी। आजादी के समय भारत में 565 रजवाड़े थे। इन्हें देसी रियासत भी कहा जाता है। भारत की आजादी के साथ ही देसी रजवाड़ों पर ब्रिटिश प्रभुत्व भी समाप्त हो गया। अतः कानूनी रूप से देसी रजवाड़े की स्थिति स्वतंत्र देश जैसी हो गई। आजादी के बाद देसी रियासतों के समक्ष 3 तरह के विकल्प थे। पहला विकल्प कि वे भारत संघ में शामिल हो सकते थे। दूसरा विकल्प कि वे पाकिस्तान के साथ शामिल हो सकते थे और तीसरा विकल्प कि वे स्वतंत्र देश के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रख सकते थे। इनमें कई
रजवाड़े जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ तथा जम्मू कश्मीर स्वतंत्र देश बनने का सपना पाले थी। जो रजवाड़े भारत में शामिल होना चाहते थे वे भारत सरकार से कतिपय रियायतें या कुछ सुविधाएं पाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में देसी रजवाड़ों का भारत में विलय करना एक टेढ़ी खीर था। फिर भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ व कूटनीति से इस कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न किया गया। भारत में शामिल होने के लिए उन्हें एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने होते थे। इस दस्तावेज को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अथवा विलय पत्र के नाम से जाना जाता है। भारतीय संघ में शामिल होने के बदले में देसी रजवाड़ों को वित्तीय क्षतिपूर्ति करने के लिए उन्हें सालाना पेंशन देने का प्रावधान किया गया था, जिसे प्रिवी पर्स के नाम से जाना जाता है। हालांकि अब 1971 में संविधान संशोधन के द्वारा प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया है। सरदार पटेल के इन प्रयासों के कारण 15 अगस्त 1947 तक 4 देसी रियासतों मणिपुर, हैदराबाद, जूनागढ़ तथा जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी देसी रजवाड़ों ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। हालांकि अब ये सभी देसी रियासतें या देसी रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल हो चुके हैं। आइए हम हैदराबाद तथा मणिपुर देसी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किए जाने की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी। यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाकों से घिरी थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में हैं। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था। निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आजाद रियासत का दर्जा दिया जाए। निजाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। यह समझौता 1 साल के लिए था। इस बीच भारत सरकार से हैदराबाद के निजाम की बातचीत जारी रही। इसी बीच हैदराबाद रियासत की जनता ने निजाम के अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। निजाम ने आंदोलन को दबाने के लिए अर्धसैनिक बलों का प्रयोग किया। इन अर्धसैनिक बलों को रजाकार के नाम से जाना जाता था। रजाकारों ने जनता पर हिंसा का प्रयोग किया, जिससे वहां शांति और व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ गई। चेतावनी के बाद भी निजाम ने भारत सरकार की बातें नहीं मानी। अंततः भारत सरकार द्वारा 13 सितंबर 1948 को निजाम के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई शुरू करनी पड़ी। इसी बीच निजाम ने यूरोपीय देशों से हथियार प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। 5 दिनों के संघर्ष के बाद 18 सितंबर 1948 को निजाम की सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी के साथ हैदराबाद भारतीय संघ का अंग बन गया। इसी बीच हैदराबाद रियासत की जनता ने निजाम के अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। निजाम ने आंदोलन को दबाने के लिए अर्धसैनिक बलों का प्रयोग किया। इन अर्धसैनिक बलों को रजाकार के नाम से जाना जाता था। रजाकारों ने जनता पर हिंसा का प्रयोग किया, जिससे वहां शांति और व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ गई। चेतावनी के बाद भी निजाम ने भारत सरकार की शर्तें नहीं मानी और अंत में भारत सरकार द्वारा 13 सितंबर 1948 को निजाम के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई शुरू कर दिया गया। 5 दिनों के संघर्ष के बाद 18 सितंबर 1948 को निजाम की सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ हैदराबाद भारतीय संघ का अंग बन गया। अब अगर मणिपुर रियासत की हम बात करें तो मणिपुर के राजा बोधचंद सिंह ने 1947 में ही भारतीय संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन जनता के दबाव में उन्होंने अपना फैसला बदलने का मन बनाया तथा जून 1948 में विधानसभा के चुनाव करा के वहां संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करने की घोषणा कर दी।
नई विधानसभा में भारत के साथ विलय को लेकर विभिन्न समूहों में तीव्र मतभेद थे। आजादी के बाद मणिपुर पहला राज्य था जहां पर सार्वभौमिक मताधिकार पर चुनाव कराए गए थे। इसी घटनाक्रम के बाद भारत सरकार ने मणिपुर के महाराजा को विलय के लिए सहमत कर लिया। अंततः उन्होंने सितंबर 1949 में विलय संधि पर हस्ताक्षर कर दिए तथा इसी के साथ मणिपुर भारतीय संघ का अभिन्न अंग बन गया। अब आइए राज्यों के पुनर्गठन की हम बात कर लेते हैं। बंटवारे और देसी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती अभी बाकी थी। आजादी के बाद भारत की जनता अपने हिसाब से भाषा के आधार पर राज्य बनाना चाहती थी। 1920 में कांग्रेस ने भी नागपुर अधिवेशन में घोषणा किया था कि आजादी अगर मिलती है और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो भाषा के आधार पर नए राज्य बनाए जाएंगे। किंतु आजादी और बंटवारे के बाद स्थितियां बदल गईं। अब नई सरकार भाषा के आधार पर राज्य के गठन के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि इससे भाषाई विवाद होने का खतरा था, जिससे राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता को खतरा उत्पन्न हो सकता था। किंतु यह मुद्दा शांत नहीं हुआ और इसी बीच तेलुगु भाषा भाषी लोग अपने लिए एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य की मांग करने लगे। इस आंदोलन को बल तब मिला जब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पोट्टी श्री रामुलु ने तेलुगु लोगों के लिए आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर मांग के समर्थन में आमरण अनशन की घोषणा कर दिया। 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि इस मांग के समर्थन में तेलुगु आंदोलन तेजी से फैल गया तथा उसने हिंसक रूप धारण कर लिया। ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में केंद्र सरकार ने तेलुगु आंदोलनकारियों की मांग को स्वीकार करते हुए 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दिया। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के बाद अन्य राज्यों में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग जोर पकड़ गई। अतः केंद्र सरकार ने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करने की घोषणा कर दिया। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के बाद अन्य राज्यों में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग जोर पकड़ गई। अतः केंद्र सरकार ने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया। आयोग की संस्तुतियों के आधार पर संसद द्वारा 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया और 1956 में इस अधिनियम को लागू करने के बाद भारतीय संघ में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन के बाद 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद भी भाषा के आधार पर तथा अन्य आधारों पर नए राज्यों की मांग उठती रही। इसी क्रम में 1 मई 1960 को बंबई प्रांत का पुनर्गठन किया गया तथा मराठी भाषा भाषियों के लिए महाराष्ट्र राज्य बनाया गया तथा गुजराती भाषा भाषियों के लिए गुजरात प्रांत बनाया गया। इसी तरह 1966 में पंजाब प्रांत का विभाजन किया गया तथा पंजाबी भाषा वालों के लिए पंजाब व हिंदी भाषा वालों के लिए हरियाणा एवं पहाड़ी भाषा वालों के लिए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। बाद में 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। पूर्वोत्तर राज्यों में भाषाई व सांस्कृतिक आधार पर पुनर्गठन की प्रक्रिया 1972 में संपन्न हुई। इसके अंतर्गत असम राज्य का विभाजन करके मेघालय, मणिपुर तथा त्रिपुरा 3 राज्य बनाए गए तथा अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। 1987 में अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तथा नागालैंड राज्य का गठन 1963 में ही कर दिया गया था। 1987 में गोवा, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश था, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तथा
इसके साथ शामिल दमन व दीव को अलग करके एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उत्तराखंड राज्यों का गठन किया गया तथा 2014 में लंबे हिंसक संघर्ष के बाद आंध्र प्रदेश का विभाजन कर नए तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन तथा बाद में नए राज्यों के निर्माण के बाद भी भारतीय संघ में नए राज्यों की मांग का क्रम आज भी जारी है। वर्तमान में महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र, गुजरात में सौराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश तथा बुंदेलखंड, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड के गठन की मांग उठाई जा रही है। इस प्रकार बच्चों, आज मैं समझता हूं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, देश का विभाजन, उससे उत्पन्न समस्याएं तथा राज्यों का पुनर्गठन आदि से संबंधित बातें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। धन्यवाद।